नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। आपको पता होगा कि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 7 ऐसे मूल मंत्र बताए थे जिसके थ्रू आप रेलवे एनटीपीसी 2024 में 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मैसेज आए थे, कॉल आए थे और उन्होंने ये बोला था कि सर सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि सीबीटी 1 के एग्ज़ाम को हम आसानी से कैसे क्वालिफाई करें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंतर्गत जो आने वाले 10 से 15 मिनट है, मैं उसमें आपको वो ऐसा मूल मंत्र, एक ऐसा रामबाण बताने वाला हूं। जिस बच्चे ने ये 10 से 15 मिनट पूरा वीडियो देख लिया वो वाला रामबाण जान जाएगा, जिस रामबाण के थ्रू 2019 में जिन बच्चों ने सीबीटी 1, देखिए सबसे महत्वपूर्ण रेलवे एनटीपीसी के अंतर्गत सीबीटी 1 ही होता है। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि सीबीटी 1 वो तरीका है दोस्तों, वो स्टेज है जहां को अगर आपने जिसको अगर आपने अच्छे से क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाई मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, तो आप आसानी से सीबीटी 2 आसानी से निकाल सकते हैं। पूरा जो 100% कंपटीशन आपको मिलेगा वो मिलेगा सीबीटी 1 में। तो आज मैं आपको वो मूल मंत्र, वो मेन रामबाण बताने वाला हूं जिसको अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया, बस आपको इतना करना है जितना मैं बताने वाला हूं, तो आप आसानी से रेलवे एनटीपीसी 2024 के अंतर्गत सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि रेलवे एनटीपीसी के अंतर्गत सीबीटी 1 का क्या रोल होता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि सीबीटी 1 100 क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चंस मतलब टोटल 100 मार्क्स का सीबीटी 1 होता है। आपको यह भी पता होगा कि जिसमें रीजनिंग के आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एप्टीट्यूड के आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जीके के आपको टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आप समझिए कि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सीबीटी 1 जो पूरी तरह से क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का है मतलब कि यहाँ पर आपको जो मेरिट लिस्ट बनती है, जिससे सिलेक्शन होता है, उसमें इसका कोई भी रोल नहीं है। आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह उठता है दोस्तों कि इसको क्वालिफाई कैसे किया जाए। मैं आपको बता दूं कि जो 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका कोई दोस्त या फिर आपका कोई साथी जो सिलेक्ट हुआ हो या फिर जिसने सिर्फ सीबीटी 1 क्वालिफाई किया हो, उससे एक बार पूछिएगा जरूर कि उसने कैसे तैयारी की थी। और उसकी तैयारी में आपको एक चीज़ बहुत ही कॉमन दिखाई देगी कि एक अच्छी स्ट्रेटजी उसने फॉलो की होगी। बिल्कुल एक अच्छी स्ट्रेटजी अगर आपके पास है तो आप आसानी से सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब वो स्ट्रेटजी क्या है? मैंने आपको 7 मूल मंत्र बताए थे, वो 7 मूल मंत्र तो फॉलो करने हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको आपको बिल्कुल अपने माइंड में बैठा लेना है और आपको सिर्फ उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है अगर आप सीबीटी 1 को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो वो स्ट्रेटजी कौन सी है? तो मैं आपको ये बता चुका हूं कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन रहेंगे। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है दोस्तों क्वालिफाई करने के लिए, कट ऑफ। अब आप यहां पर सोचेंगे, कुछ बच्चे यहां पर बोलेंगे कि कट ऑफ अभी से कैसे डिसाइड हो सकता है जब तक कि एग्जाम नहीं हुआ हो, क्योंकि एग्जाम का लेवल क्या होने वाला है। एग्जाम टफ होगी तो कट ऑफ कम जाता है, एग्जाम बहुत सिंपल होती है तो कट ऑफ बहुत ऊपर चले जाता है। हम ये मानते हैं कि बिल्कुल एग्जाम जब तक नहीं हो जाती तब तक हम कट ऑफ को बता नहीं सकते, लेकिन हम अप्रोक्स बता सकते हैं कि जब अगर एग्जाम नहीं होगी तो उसके पहले मिनिमम कट ऑफ कितना जाएगा और मैक्सिमम कट ऑफ कितना जा सकता है। हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि मिनिमम कट ऑफ कितना जाएगा और मैक्सिमम कट ऑफ कितना जाएगा? तो देखिए, पिछले 8 से 10 सालों में रेलवे ने जितना एग्जाम लिया, हम 8 से 10 भी नहीं जाएंगे, हम सिर्फ 5 साल देखेंगे, लास्ट 5 ईयर का देखेंगे कि किस एग्जाम में कितना कट ऑफ गया। लेकिन एनटीपीसी का एग्जाम सिर्फ 5 सालों में सिर्फ एक बार हुआ है, वो भी 2019 में। अब आप समझिए कि 2019 में एग्जाम हुआ था तो उस समय कट ऑफ कितना गया था। तो दोस्तों, अगर बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ यहाँ पर रेलवे में बहुत सारे जोन होते हैं
और हर जोन का कट ऑफ अलग अलग जाता है। लेकिन जो मिनिमम कट ऑफ कुछ जोन का 65 से गया था और जो मैक्सिमम कट ऑफ गया था दोस्तों वो 85 गया था। तो ये समझिए कि ये रेंज इतनी खतरनाक रेंज है कि यहाँ पर कुछ जोन में बहुत कम कंपटीशन था, वहीं कुछ जोन में कंपटीशन आपको बहुत खतरनाक देखने को मिले था। कट ऑफ एक और चीज पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ फॉर्म्स आपके कितने फिलअप हुए हैं। अगर नंबर ऑफ फॉर्म्स फिलअप ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा चले जाता है, अगर कम फॉर्म फिलअप होते हैं तो बहुत कम कट ऑफ जाता है। दूसरा फैक्टर इस पर डिपेंड करता है दोस्तों कि पेपर का लेवल कैसा है। अगर पेपर का लेवल टफ है तो कट ऑफ बहुत कम जाता है, और अगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो कट ऑफ लेवल कम है। तो मतलब आप समझिए कि लेवल अगर बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो कट ऑफ बहुत हाई चले जाएगा, वहीं अगर लेवल बहुत ज़्यादा टफ है तो कट ऑफ बहुत लो जाएगा। तो ये दो फैक्टर बहुत ही डिपेंड करते हैं कट ऑफ को बनाने में। लेकिन कट ऑफ भी हमने समझ लिया कि 65 से 85 जाता है, लेकिन हमको करना क्या है CBT 1 को निकालने के लिए, प्रश्न यहाँ पर ये उठता है। तो हमने आपको जो 7 मूल मंत्र बताए थे, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने उनको फॉलो कर लिया होगा, और जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो देख लें, क्योंकि उस वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। यहाँ पर ऊपर आई के बटन पे जोड़ दूंगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन CBT 1 निकालने के लिए मैंने खुद रे एग्ज़ाम दिया था ये वाला, और CBT 1 निकालना सबसे सिंपल होता है रेलवे NTPC के अंतर्गत। कैसे निकालना है आपको सिर्फ 100 प्रश्नों पर फोकस करना है, 100 MCQ पर फोकस करना है, और सिर्फ 3 सब्जेक्ट पर फोकस करना है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके। आपको जीके बिल्कुल भी डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बहुत डेप्थ बिल्कुल, जितना आप गहराइयों में जाएंगे जीके में उतना आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको सिलेक्टेड जीके पढ़ना है, ठीक है ना। इसका सबसे पहला मूल मंत्र है कि आपको सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है। सबसे नंबर 1 का रूल हमारा ये है, अगर आप CBT 1 को क्रैक करना चाहते हैं। मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि आप 3 से 4 बुक खरीद लें और उनको पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। बिल्कुल आप ऐसा करेंगे तो आप बिल्कुल एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। या फिर एक और जो गलती करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट, वो क्या करते हैं कि कंटेंट इकट्ठा करने लग जाते हैं। आप मार्केट में जाएंगे, 8-10 बुक्स खरीद लाए, एक ही सब्जेक्ट की, जीके की 8-10 बुक खरीद लाए, मैथ्स की 3-4 बुक खरीद लाए, रीजनिंग की 3-4 बुक खरीद लाए, ठीक है ना। और पढ़ेंगे एक भी बुक नहीं। अब पढ़ेंगे भी तो एक बुक पढ़ेंगे, वो भी एक बार, वो भी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी गलती आप यही करते हैं। तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आपको अगर सिलेक्शन चाहिए, अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं किसी एग्जाम में, तो आपको अपना दायरा फिक्स करना होगा। आपको बिल्कुल फिक्स करना होगा। आपको सिर्फ एक बुक को फॉलो करना होगा, और एक बुक को फॉलो करने के साथ आपको लिमिटेड जीके पढ़ना होगा। साथ में उस जीके के अच्छे नोट्स मेंटेन करने होंगे, ठीक है ना। अच्छे नोट्स मेंटेन करने होंगे, ऐसे नोट्स मेंटेन करने होंगे जिनको आप लास्ट के 2 से 3 दिन, अगर आपका एग्जाम परसों है तो 48 घंटे पहले से आप उस नोट्स को अगर पढ़ें तो वो कंप्लीट कर लें। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरी बात आपको ये समझ के रखना है कि रेलवे NTPC CBT 1 का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको कम से कम 80 नंबर तो लाने ही हैं। कम से कम 80 नंबर तो लाने ही है किसी भी हाल में, चाहे आप लो लेवल कट ऑफ वाले जोन में एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर हाई लेवल कट ऑफ वाले एग्ज़ाम मतलब जोन में दे रहे हो, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जब भी अपना मॉक टेस्ट दें तो उस समय एक स्ट्रेटजी रखें। अगर आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स 60 के आसपास आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी बहुत कम संभावना है सिलेक्शन के, आपको 80 पर लेके जा रहा है। डेली आपको एक मॉक टेस्ट देना है, साथ में उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद अगर आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके 62 मार्क्स आए, तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मिनिमम 3 मार्क्स आपको गेन करना है।
अब यहाँ पर कैसे गेन कर सकते हैं आपको समझना होगा कि आपके जो 38 मार्क्स कम आए हैं इस टेस्ट में वो किस सब्जेक्ट में कम आए। फॉर एग्जाम्पल आपको लगा कि मेरे मैथ्स में 10 नंबर कम आए हैं या फिर 5 नंबर कम आए हैं, तो वो किस टॉपिक से कम आए उस टॉपिक को आपको उठाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर वीक है, उसके आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो उस चैप्टर को उस टॉपिक को आप जब तक कंप्लीट नहीं कर ले तब तक आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिए, ठीक है ना। रीजनिंग में हो सकता है आपका ब्लड ग्रुप वीक हो और ब्लड ग्रुप जैसे ब्लड रिलेशन वाला वीक हो, तो ब्लड रिलेशन अगर आपका वीक है तो सबसे पहले उस टॉपिक को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। आपको कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट मॉक देना है। आप 1 बाय 1 हर टॉपिक को जो भी आपका एक टॉपिक मिनिमम आपको एक टॉपिक हर मॉक टेस्ट से एक टॉपिक एक सब्जेक्ट का कंप्लीट करना है। तो अगर एक टॉपिक एक सब्जेक्ट का कंप्लीट करेंगे तो हर मॉक टेस्ट में आपके 4 से 5 नंबर तक भी बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका 62 मैंने मार्क्स बताए थे और आपका एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे 3 सब्जेक्ट हैं, आपका जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, तो आपके 6 नंबर बढ़ सकते हैं। अगर 6 भी नहीं बढ़े तो हम ये मान के चल रहे हैं इसके 50% तो बढ़ना चाहिए, 3 नंबर तो बढ़ना चाहिए, मतलब 65 नंबर आपको हर मॉक टेस्ट में 3 नंबर आपको बढ़ा के लाने हैं। तो सबसे पहली चीज कि कुल मिला के यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि आप जब भी मॉक टेस्ट दें तो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से एनालिसिस करना है और हर मॉक टेस्ट में नेक्स्ट मॉक टेस्ट जब भी दें तो आपको +3 मार्क्स आपके बढ़ने चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या करना है कि आप जब भी किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एप्टीट्यूड हो गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ रीजनिंग, यहाँ मैं लिख देता हूँ जीके, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एप्टीट्यूड में वैसे तो बहुत सारे 30 से 40 टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ काम के टॉपिक 10 से 15 ही होते हैं। आपको उन्हीं टॉपिक पर प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं हो कि आप 10 से 15 टॉपिक को तो छोड़ दें और जो बचे हुए हैं 25 टॉपिक आप उनको लेकर बैठे रहें, उन पर आप प्रैक्टिस करते रहें, उनकी अच्छी तैयारी करते रहें। इनमें से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ 10 से 15 टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। किन टॉपिक से आते हैं उनके लिए मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप अभी ये फॉलो कीजिए कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको पता है, उनसे ही आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। रीजनिंग में भी यही, जीके में भी यही। गलती अक्सर यहीं पर होती है कि हम क्या करते हैं कि उन टॉपिक्स को उठा लेते हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ते रहते हैं जहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है और जहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, 100% जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो टॉपिक हम बिल्कुल भी छोड़ देते हैं। देखिए गलती यहाँ पर एक और बच्चे करते हैं कि अक्सर क्या होता है कि आपके लिए अगर कोई टॉपिक बहुत सिंपल है तो आप उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई टॉपिक बहुत टफ लगता है तो आप उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिए, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपके लिए जो टॉपिक बहुत टफ है, आपको जो बहुत टफ लगता है वो टॉपिक, उस टॉपिक से बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। और अगर आपने 3-4 टॉपिक छोड़ दिए मैथ्स के अंतर्गत जहां पर आपको बहुत टॉपिक लगते हैं, जो टॉपिक बहुत टफ लगते हैं, और समझिए कि अगर हर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन ही एग्जाम में आ गए तो आपके 8 से 10 नंबर यहीं पर खत्म हो जाएंगे। और समझिए इतने नंबर अगर आपके चले गए तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन ऑटोमेटिक रुक जाएगा। मैं CBT 1 की बात कर रहा हूँ। ये छोटी छोटी सी गलतियां बच्चे करते हैं और यहाँ पर CBT 1 में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। हमको क्या करना है कि CBT 1 सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने का एकमात्र तरीका है कि हमको एक अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। एक अच्छी स्ट्रेटेजी हम तभी फॉलो कर पाएंगे जब हमको कंप्लीट नॉलेज होगा, कंप्लीट सिलेबस का नॉलेज होगा, कंप्लीट एग्जाम पैटर्न का नॉलेज होगा। हमको क्या पढ़ना है ये हमारे पास चीज़ क्लियर होना चाहिए, हमको क्या नहीं पढ़ना है ये हमारे पास क्लियर होना चाहिए, हमको कितना पढ़ना है, हमको क्या नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने के साथ हमको रिवीजन किस प्रकार करना है, हमको मॉक टेस्ट कैसे देना है, मॉक टेस्ट देने के साथ हमको हर टॉपिक हमको प्रैक्टिस कैसे करनी है क्वेश्चंस की, ठीक है ना। हमको सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमको मैथ्स और रीजनिंग के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को किस प्रकार नोट्स के रूप में बनाने हैं, जिनको लास्ट के 2 से 3 दिनों में हम अच्छे से रिवाइज कर पाए। साथ में हमको करंट अफेयर्स किस प्रकार से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कितने महीने का पढ़ना है, हमको 6 महीने का पढ़ना है या 1 साल का पढ़ना है, हमको कितना करंट अफेयर्स पढ़ना है ये भी हमारे पास फिक्स होना चाहिए। हमको साइंस में कितना समय देना है, हमको स्टैटिक जीके कितना पढ़ना है, ये सब चीज़ें हमारे पास क्लियर होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जीके के अंतर्गत हमारे पास हमने क्या किया है कि पूरी जीके को पार्ट में अब तोड़ दिया है। हम आपके लिए हर टॉपिक के 30 से 40 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे।
चाहे वो हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री सभी के, चाहे वो आपका पॉलिटी हो गया, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स हो गया, चाहे वो आपका इकोनॉमी हो गया, इन सभी टॉपिक्स के हमने छोटे छोटे टॉपिक्स में क्वेश्चंस बना लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। आने वाले समय में आपको छोटे छोटे वीडियो देखने को मिलेंगे जहां पर आपको 30 से 40 क्वेश्चन हर टॉपिक के देखने को मिलेंगे। इतने सिलेक्टेड क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाएंगे एग्जाम में तो आपकी संभावना बढ़ जाती है। और आखिरी में ये जरूर बताना चाहता हूं मैं कि आपने जैसे कि अगर 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग के आ रहे हैं और 40 क्वेश्चन आपके जीके के आ रहे हैं, तो आपको ये बिल्कुल तय करना होगा दोस्तों कि कम से कम 25 प्लस, इसमें रीजनिंग में आपको 25 प्लस और यहाँ पर आपको 30 प्लस, इस प्रकार आपको 80 प्लस मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। अगर जीके में 30 प्लस लाना ही है आपको, रीजनिंग में 25 प्लस और एप्टीट्यूड में 25 प्लस आपको मार्क्स आपके मॉक टेस्ट पे आना चाहिए। जब तक कि आपका एग्जाम है, जब तक प्रैक्टिस करना है, जब तक आप इस टारगेट पर नहीं पहुंच जाए, ठीक है ना। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ आती है कि कुछ जो मॉक टेस्ट होते हैं आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ते होंगे, वहाँ पर आपके मार्क्स 80 से 90 के बीच में भी आने लग जाएंगे एक समय बाद। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप CBT 1 क्वालिफाई कर जाएंगे। होता क्या है कि हम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं वहाँ पर टॉपिक वाइज जो टेस्ट भी दिए होते हैं कि हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऑटोमेटिक पता होने लग जाते हैं। जैसे हो गई बात जीके की, मैथ्स की, रीजनिंग की, हम उनको सॉल्व भी नहीं करते और डायरेक्ट टिक करने लग जाते कि हमने इतना प्रैक्टिस कर लिया है। लेकिन हमको ये गलती कभी भी नहीं करनी है। हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन हमने देखा और हमको उसको पूरा ही सॉल्व कर रहा है, भले ही हमें उसका आंसर पता हो। मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको पता है, हमने 3 बार सॉल्व कर लिया है उसको प्रैक्टिस में, लेकिन आपको पता है इसका आंसर क्या है, लेकिन हमको फिर भी सॉल्व करके उसका आंसर निकालना है और फिर उसको टिक करना है। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इससे आपका एनालिसिस अच्छा होगा, आपको पता रहेगा कि आप कितने समय में पूरा टेस्ट कर पा रहे हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो अगर RRB NTPC 2024 को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, उस पर भी मैं उसका आंसर दूंगा, साथ में उसका वीडियो भी बना दूंगा। जितने भी बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका कवर करता हूं। साथ में स्पेशल एक मॉडल पेपर हम चालू करने वाले हैं RRB NTPC 2024 के लिए, मॉडल पेपर, जहां पर मैं CBT 1 स्पेशली CBT 1 के लिए, जीके के लिए डेली 40 MCQ आपको प्रोवाइड करूंगा, जहां पर आप कोशिश कीजिए कि डेली वो टेस्ट दें और 30 प्लस मार्क्स, 30 प्लस क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो टोटल 10,000 क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। यहाँ पर 10,000 क्वेश्चंस कंप्लीट कराने का मतलब है कि आप ये मान के चलिए कि आप 100% 30 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका अन्य कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ में अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। वीडियो देखने बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।